नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में आयुष विभाग के 202 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश को कोई बीमारू राज्य नहीं कहता और भाजपा सरकार में प्रदेश ने तेजी से विकास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देने वाला राज्य बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने योग्य युवाओं को बिना किसी सिफारिश और भेदभाव के नौकरी दी है। साथ ही साथ पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले मेहनती युवाओं का शोषण होता था, अब जाति मजहब देखकर भर्तियां की जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जा रहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दों पर भी बात करते हुए कहा कि पहले किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था, जबकि अब सरकार किसानों और युवाओं दोनों के हित में लगातार कार्य कर रही है। स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी, व्यावसायिक शिक्षा के अनुदेशकों और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रदेश के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, प्रमुख सचिवगण श्री राजेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर हरिओम जी, श्री रंजन कुमार जी, तीनों विभागों के सभी हमारे अधिकारीगण, स्टाफ। वहीं पीलीभीत के आसाम चौराहा स्थित कंपोजिट विदेशी मदिरा की दुकान के बाहर खुलेआम शराब पीने का मामला सामने आया है। शराब की दुकानों पर साफ तौर पर लिखा होता है कि दुकान के बाहर और आसपास शराब पीना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद ग्राहक खुलेआम दुकान के बाहर शराब पीते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दुकान हाईवे किनारे स्थित है, जहां आसपास मिष्ठान और चाय की दुकानें भी मौजूद हैं। चौराहा होने के कारण यहां महिलाओं, युवतियों और बच्चों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग दुकान के बाहर शराब पीते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके पास ही दूध विक्रेता भी खड़ा नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब और दूध जैसी विपरीत चीज़ों का एक ही स्थान पर इस तरह दिखना समाज के लिए गलत संदेश दे रहा है। आरोप यह भी है कि दुकान का सेल्समैन शराब पीने वालों को रोकने के बजाय उन्हें गिलास बेचकर वहीं शराब पीने की सुविधा दे रहा है। मामले को लेकर जिला आबकारी अधिकारी ने कहा है कि पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम की तरफ से छापामार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दुकान के बाहर शराब पिलाने वाले सेल्समैन और संबंधित दुकान संचालकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं बलिया के बैरैया क्षेत्र में बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में 4 बारातियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मांझी छपरा मुख्य मार्ग पर इनई गांव के पास हुआ, जहां असंतुलित होकर पलटी मैजिक गाड़ी को पीछे से आ रहे बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। बताया जा रहा है कि मैजिक वाहन में कुल 13 लोग सवार थे, जो बारात से लौट रहे थे। बारात नरही क्षेत्र के लक्ष्मणपुर चट्टी से छपरा गई थी। लौटते समय ये दर्दनाक हादसा हो गया। मृतकों के बारे में बताया गया कि सभी लखनऊ के रहने वाले थे और अपने मित्र की शादी में शामिल होने आए थे। घटना में घायल ऑर्केस्ट्रा संचालक अशोक राम के अनुसार चालक को झपकी आने के कारण मैजिक वाहन असंतुलित होकर सड़क पर पलट गया। इससे पहले कि यात्री खुद को संभाल पाते, तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे के बाद मृतकों और घायलों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कहाँ से आप लोग आ रहे आए छोटका बुरहानपुर से। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? जा रहे हैं लोग, हम लोग बलिया में कहाँ के रहने वाले हैं? नारायण थाना, लक्ष्मणपुर चट्टी। अच्छा जी। तो इस पर कितने लोग सवार थे? ये लोग 12-13 दिन लोग हम लोग। कैसे एक्सीडेंट हुआ? गाड़ी आई थी, जैसे पिकअप आ रही है ना उधर से, इधर में आ रहे हैं 40-45 की स्पीड थे वो। अब काज ने कैसे क्या हो, गाड़िया अपना ही झमेल में झूला झिली होखे लागल है। आ गाड़िया आवत आओ तो वजह से पलटी कर दिला, हम नहीं रहनी है गाड़िया में। आदमी ऊपर से बैठे थे और बिगा गए, अब पीछे से वो बगल से ट्रक आए, पश्चिम साइड। कितने लोग मरे हैं? 4 लोग अभी। उनको पहचानते हैं आप? पहचानते हैं,
कहाँ के वो लोग रहने वाले हैं? वो लखनऊ की तरफ का। तो माने जेंट्स महिला थी या पुरुष थे? महिला पुरुष दो। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर में पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के गृह जनपद आगमन पर भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पालिका परिषद पूरनपुर के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मंत्री संजय सिंह गंगवार का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की। स्वागत समारोह के दौरान क्षेत्र में जश्न जैसा माहौल रहा और कार्यकर्ताओं ने मंत्री के समर्थन में नारेबाजी भी की। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अपूर्व सिंह, अनिरुद्ध गुप्ता, प्रज्वल सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं वाराणसी कचहरी परिसर के विस्तारीकरण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों को मजबूती से उठाया और प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की अपील की। अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ल ने बताया कि बार एसोसिएशन की साधारण सभा में कचहरी विस्तार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जिसके बाद चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया। वर्तमान में अधिवक्ता कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि कचहरी परिसर में जगह की भारी कमी के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बढ़ते मुकदमों और सीमित संसाधनों के चलते अधिवक्ताओं और वादकारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने मांग की है कि कचहरी के आसपास स्थित बनारस क्लब, उद्यान विभाग की जमीन और कमिश्नर के लगभग 20 बीघा आवासीय बंगले को कचहरी परिसर में शामिल किया जाए, ताकि न्यायिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सके और आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। मैं विनोद कुमार शुक्ल, अध्यक्ष बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी। किस लिए धरना दिए हैं, क्या है बनारस का खेल? देखिए, बनारस बार की साधारण सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि वाराणसी कचहरी का विस्तारीकरण हो और विस्तारीकरण के लिए बनारस बार को आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। उस निर्णय के अनुक्रम में हम लोग आज इस बनारस क्लब के सामने कर्पूरी ठाकुर जी के श्री चरणों के नीचे बैठकर अपनी मांगों को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि वाराणसी कचहरी का विस्तार निहायत जरूरी है। मैं विनोद कुमार। वहीं पीलीभीत में नेकी की दीवार सामाजिक संस्था पूरनपुर की तरफ से गोमती उद्यम स्थल पर स्वच्छता एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान का शुभारंभ बाबूराम पासवान और ज्ञानेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। गोमती नदी की अविरल धारा को बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी, सामाजिक संस्था के पदाधिकारियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने श्रमदान कर साफ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को नदी संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि स्थानीय नागरिक, युवा और सामाजिक संगठन इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले और सेवा भाव से योगदान दें। वहीं संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि नदी की साफ सफाई का कार्य चरणबद्ध तरीके से लगातार चलाया जाएगा। अभियान में मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी कालीनगर, डीसी मनरेगा, आरटीओ, जिला पंचायत राज अधिकारी, तहसीलदार कलीनगर सहित सामाजिक संस्था के सदस्य और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ा एक बड़ा आर्थिक धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां 300 से 400 कर्मचारियों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी किए जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 3 फर्जी निवेश कंपनियों ने विश्वविद्यालय कर्मचारियों को कम से कम में दोगुना तिगुना मुनाफा देने का लालच देकर करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक की रकम हड़प ली। जानकारी के अनुसार कंपनियों के एजेंट कई महीनों से विश्वविद्यालय परिसर में सक्रिय थे। उन्होंने कर्मचारियों को हर महीने तय रिटर्न और बिना जोखिम निवेश का भरोसा दिलाया। लालच में आकर कई कर्मचारियों ने अपनी जीवन भर की बचत, पीएफ, रिटायरमेंट फंड और यहां तक कि कर्ज लेकर भी निवेश कर दिया। शिकायत में कुछ निवेशकों को मुनाफा देकर भरोसा कायम किया गया, जिसके बाद एक कर्मचारी ने दूसरे को जोड़ना शुरू कर दिया और देखते देखते सैकड़ों लोग इस जाल में फंस गए। कुछ समय बाद कंपनियों ने भुगतान बंद कर दिया और उनके दफ्तरों पर ताले लग गए। तब जाकर कर्मचारियों को ठगी का एहसास हुआ। मामले के सामने आने के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कई परिवारों की पूरी जमा पूंजी डूब गई है और रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मचारी गहरे सदमे में बताए जा रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि कंपनियों ने
AMU के नाम का इस्तेमाल कर भरोसा जीतने की कोशिश की। पीड़ित कर्मचारियों की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में 3 अलग अलग कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और अमानत में खयानत जैसी धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम कंपनियों के बैंक खातों, दस्तावेजों और एजेंटों के नेटवर्क की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में तीनों कंपनियों के निदेशक फरार बताए जा रहे हैं और उनके मोबाइल फोन भी बंद है। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। सर, मैं एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था। उसमें एक साहब हैं डॉक्टर सादिक, डेंटल सर्जन है, कोचिंग में चलाते हैं अब्दुल्ला के सामने। उन्होंने रिकमेंड किया कि मैंने एक जगह इन्वेस्टमेंट किया, आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने अब्दुल्ला के सामने जो कोचिंग थी वहाँ उनको भी बुलाया, जुनैद को भी, मुझे भी बुलाया, बाकायदा इंट्रोड्यूस कराया। फिर वो अपने साथ मुझे अपने लैंड शॉपिंग मॉल मार्ट में ले गए, वहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद कुछ दिन तक तो उन्होंने दिया, फिर देना स्टॉप कर दिया। तो मैंने कहा मेरी मूल धनराशि मुझे वापस कर दीजिए, मैं जरूरतमंद हूँ, अगर आप नहीं चला पा रहे हैं किसी वजह से, आप किसी कारण नहीं दे पा रहे हैं, मेरा मूलधन दे दीजिए। तो अनगिनत बार उन्होंने एश्योरेंस दिया, लेकिन उन्होंने अपने वायदे पे फुलफिल नहीं किया, तो मजबूरन मुझे एफआईआर कर दी। आपके द्वारा कितने रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ था, कैसे? मैंने सर 15 लाख रुपए लगाए थे कैश। संपर्क में कैसे? जी सर, संपर्क में कैसे? मैंने अर्ज किया कि वो डॉक्टर सादिक साहब ने अपने कोचिंग में मुझे बुलाया, उनको भी बुलाया, मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ये इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्टर आप करिए, इनमें फायदा मुझे भी, मैंने भी कर रखा है, मुझे भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है। लालच दिया गया उनके भाई के थ्रू, जो भाई का नाम क्या था? जिनके थ्रू मुझे दिया गया था वो फैज अहमद साहब, और उन्होंने ये बताया हमारे भाई सोहेल साहब यहाँ डॉक्टर भी हैं और भाई हमारा इस तरह से काम करता है, काफी लोग मेडिकल के इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इसमें, तो आप भी करिए इसमें। मैंने काफी टाइम तक मना भी करा, फिर वो मतलब आपके लालच आ जाता है, तो उनके जानने में आ गया मैं, और मैंने पे इन्वेस्ट किया 6 लाख। कैसे दिए? मैंने अकाउंट उन्होंने अपने किसी स्टाफ के अकाउंट में ट्रांसफर कराया, इसकी डिटेल मैंने सबमिट करी है। कोई डॉक्यूमेंट्स वो दिए? उन्होंने मुझसे एफिडेविट की कहा था, पर मुलाकात नहीं हो पाई तो जुनैद साहब से, तो एफिडेविट में उनसे ले नहीं पाया। सर, मैं एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वहीं ललितपुर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया। प्रभारी यातायात आलोक कुमार तिवारी के नेतृत्व में स्टेट हाईवे और NH 44 पर अवैध और खतरनाक तरीके से खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने हाईवे किनारे अवैध रूप से खड़े 23 वाहनों का मोटर व्हीकल एक्ट के संबंधित धाराओं में चालान किया। साथ ही वाहन चालकों और परिचालकों को सड़क किनारे वाहन खड़ा करने से होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक भी किया गया। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर भी यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 106 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। यातायात पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा को लेकर आगे भी लगातार अभियान चलाए जाएंगे ताकि दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। वहीं उन्नाव शहर के नवीन मंडी के पास स्थित बेशकीमती जमीन को लेकर भाजपा के 2 विधायकों के बीच विवाद चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कानपुर लखनऊ हाईवे किनारे स्थित करीब 2.5 करोड़ रुपए की जमीन को लेकर ब्रजेश रावत और पंकज गुप्ता के बीच विवाद सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोर रहा है। जानकारी के अनुसार जमीन पर कब्जे और निर्णय कार्य की सूचना मिलने पर विधायक ब्रजेश रावत मौके पर पहुंचे। आरोप है कि वहां पहले से निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान उनके समर्थकों ने कुछ पिलर गिरा दिए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों को नियंत्रित किया। मोहन विधायक ब्रजेश रावत का दावा है कि ये जमीन उनके परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है जो उन्हें नाना नानी से मिली है। उनका कहना है कि मामले में कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी जारी है, इसके बावजूद जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सदर विधायक पंकज गुप्ता ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका इस विवाद से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने प्रशासन से जमीन की निष्पक्ष पैमाइश और जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा ब्रजेश रावत उनकी ही पार्टी के विधायक हैं और भाई जैसे हैं, लेकिन सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। एक पक्ष ने कब्जा और धमकी देने के आरोप लगाए हैं, जबकि दूसरे पक्ष ने मारपीट और दबंगई की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उप जिलाधिकारी क्षितिज द्विवेदी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद नायब तहसीलदार और पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया। राजस्व अभिलेखों के अनुसार गाटा संख्या 763 और 764 विधायक ब्रजेश रावत के नाम दर्ज है, जबकि गाटा संख्या 2324 सदर विधायक पंकज गुप्ता की बहन दीप्ति गुप्ता के नाम पर दर्ज है। संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 20 मई 2026 को निर्धारित है। कल दिनांक 5 मई 2026 को तहसील सदर में ग्राम वाजिदपुर राजीपुर में काटा नंबर 763 व 764 के संबंध में एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई। इसके संबंध में सदर कोतवाल व राजस्व टीम के साथ नायब तहसीलदार मौके पर निरीक्षण के लिए गए।
उपाध्यक्ष उपस्थित थे। निरीक्षण में अभिलेखों के परीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि गाटा संख्या 763 व 764 ग्राम वाजिदपुर राजेपुर माननीय विधायक मोहान के नाम दर्ज अभिलेख है व गाटा संख्या 2324 ग्राम अंडर नगर पालिका जो लगी हुई सीमा की भूमि है वह माननीय विधायक सदर की बहन के नाम भूमि दर्ज अभिलेख है। इसी भूमि से संबंध में गाटा संख्या 763 व 764 के संबंध में एक बार दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है। ये विधायक जी हमारी पार्टी के विधायक हैं, हमारे मित्र हैं और मैंने कल भी जब हमको सूचना 4 बजे शाम को मिली, मेरे संज्ञान में नहीं था मामला, 4 बजे मुझको जब सूचना मिली तत्काल मैंने जनपद के अधिकारियों को, चाहे वो जिलाधिकारी हों, चाहे वो एसडीएम हों, चाहे इंस्पेक्टर कोतवाली के माध्यम से सूचना मिली थी, मैंने ये कहा कि विधायक जी पार्टी के हैं, वो सीनियर हैं, विधायक हैं, उनकी ज़मीन तत्काल पैमाइश करा के या जो भी स्थिति रेवेन्यू के क्लॉज में आती हो उस हिसाब से कार्रवाई करते हुए उनका पैमाइश करके उनकी भूमि उनको उपलब्ध कराई जाए। हमारी बहन का दावा था कि वो ज़मीन उनकी है, मैंने कहा उसकी भी पैमाइश करा दी जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई हमारा सगा संबंधी भी गलत काम कर रहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैंने अधिकारियों से भी कहा है। कल दिनांक वहीं उन्नाव में अवैध मदिरा की बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला आबकारी अधिकारी अनुराग मिश्रा के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आबकारी निरीक्षक प्रतिभा सिंह ने स्थानीय पुलिस टीम के साथ तहसील बीगापुर के थाना बिहार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अकवारा में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 22 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। मौके से एक अभियुक्ता के खिलाफ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला करीब 400 किलोग्राम लहन भी मौके पर नष्ट कराया गया। आबकारी विभाग का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा। वहीं ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट जाने से दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली ललितपुर से बानपुर की ओर जा रही थी, तभी बिरारी और रजवाड़ा के बीच चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रॉली पलट गई। हादसे में ट्रॉली के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य सवारियों के घायल होने की भी सूचना है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग राहत कार्य में जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए भेजा गया। प्रारंभिक तौर पर सड़क की खराब स्थिति और तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं ललितपुर में गीता जयंती एक्सप्रेस की बोगी के अंदर यात्री के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन की बोगी में खड़े होने को लेकर हुए मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। घायल यात्री दयाशंकर के अनुसार वो अपने परिजनों के साथ छतरपुर से मजदूरी करने के लिए सोनीपत जा रहे थे। इसी दौरान ट्रेन की बोगी में 3 लोगों ने उनके साथ लात घूंसों और थप्पड़ों से मारपीट की। आरोप है कि हमलावरों ने हाथ में पहने कड़े से भी हमला किया, जिससे वो घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्री को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल जीआरपी पूरे मामले की जाँच कर रही है। तुम्हारा दयाशंकर कहाँ के हो? महाराजपुर के। कहाँ पड़ता है महाराजपुर? ये पड़ता है गड़ी मलेरा के पास में। कहाँ, यूपी एमपी? एमपी। क्या क्या काम करती हो तुम? मजदूरी। क्या हो गया, कैसे हो गया झगड़ा, कहाँ पर हुआ? ट्रेन में हो गया। हम खड़े थे, सो उनसे बोला कि धीरे आवाज में बात करो, सो वो बोल रहे, फिर उन्होंने हमको मार दिया। किस चीज़ से मारा है? एक चूरा पे रहते ये नहीं है, एक लोहे वाला आता है, इससे मार दिया। कितने लोग थे वे लोग? बोले थे 3 लोग थे। तो कहाँ पर भैया, ट्रेन के अंदर हुआ झगड़ा? हाँ, ट्रेन के अंदर हुआ। अच्छा, फिर पुलिस में रिपोर्ट करवा दी? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करवा दी। कुछ पकड़े गए हैं? एक पकड़ा है, 2 भाग गए। अच्छा, तो विवाद किस चीज़ पे हुआ, केवल ऐसे? नहीं, हम वहाँ पे खड़े थे, तो हमने बोला कि थोड़ी में भैया स्टेशन आ जा रहे, तो हम उस पर उतरे जा रहे। मैंने वो बोल रहा है कि अगर बार तुमसे कह रहे हैं, हमने कहीं उतरे जा रहे, भैया हमारे स्टेशन आ जा रहे, तो हम वहीं तो उतरे जा रहे। हमने कहीं धीरे आवाज में बात करो, मैंने वो मानने लगी। कौन सी गाड़ी से आ रहे थे, कौन सी गाड़ी से जा रहे थे? गीता जयंती से जा रहे थे। कहाँ जाना था? सोनीपत। अच्छा, ललितपुर में भैया आपके साथ मारपीट? हाँ, स्टेशन ही पे, ट्रेन के अंदर? हाँ, ट्रेन के अंदर। कौन कौन था साथ में आपके? मैं हूँ, मेरी घरवाली। वहीं गोंडा जिले के थाना धानेपुर क्षेत्र अंतर्गत रिहारी पुरवा पृथ्वी पालगंज गिरान में
घर में घुसकर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पाटीदार आए दिन शराब के नशे में गाली गलौज और विवाद करते थे। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन भी आरोपी शराब के नशे में पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाना धानेपुर में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी अक्सर शराब पीकर मोहल्ले में विवाद करते थे, जिससे आसपास के लोग भी परेशान थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम लोग खाना खा रहे थे, तब पाटीदार में कुछ लोग आए, 4 लोग। वो रोज दारू पीकर झगड़ा करते थे, रोज गाली देते थे। तो आज पापा नहीं थे तो हम लोग बोले, तो मुझे मारे। हम जो पाए उससे मारे। कौन लोग हैं ये लोग, क्या नाम है उनका? दिनवस, सियाराम, छोटका, सैलामती। ये कहाँ के रहने वाले हैं? शैल कुमारी। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहारीपुरा पालगंज जिला। तो किसको ज़्यादा चोट आई है? मम्मी को। किस चीज़ से मार रहे थे? वो लाठी डंडा जो पाए घर में उससे मारे। आपके घर में कोई था नहीं? नहीं। ये लोग जो मारे हैं कितने लोग थे? लगभग 4 लोग। 4 लोग थे। किस चीज़ से मारे थे? अब घर में जो पाए उसी से वार किया। जैसे बांस हो गया, डंडा हो गया, लाठी वाठी जो पाए उसी से वार किया। क्या चाहते हो? वहीं पीलीभीत जनपद के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान दबंगों की तरफ से जमकर मारपीट किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में पहुंचे आरोपियों ने मैरिज लॉन में हंगामा किया और विरोध करने पर लोगों को दौड़ा कर पीटा। इस घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला अंकित मैरिज लॉन का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अतुल गांव निवासी सेवाराम की शादी समारोह में गाजीपुर मुगल गांव के धर्मपाल, प्रदीप, अरुण समेत करीब 25 लोग शराब के नशे में पहुंचे और हंगामा करने लगे। जब शादी पक्ष के लोगों ने विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और देखते देखते लाठी डंडों, लोहे की पाइप और रॉड से हमला कर दिया। आरोप है कि दबंगों ने कुर्सियां तक तोड़ दी और कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायलों को के परिजनों की तरफ से निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहाँ कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामले में 10 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मैरिज लॉन में लोग मारपीट कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो पीलीभीत पुलिस ने 2 गैर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पूरनपुर में मुकदमा दर्ज था और पुलिस को लंबे समय से उनकी तलाश थी। पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अजीत उर्फ विष्णु के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी क्षेत्र में भी कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी लूटकांड में पूरनपुर पुलिस पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपियों ने ग्राम सबलपुर खास में वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं अमेठी में गाजीपुर ANTF और मुसाफिर खाना थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक हेरोइन तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 343 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार चेकिंग अभियान के दौरान आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान चलाया जाएगा। वहीं कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र अंतर्गत तुर्तीपुर गांव से एक युवक को सादी वर्दी में आए लोगों की तरफ से उठाकर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि युवक को पुलिसकर्मी अपने साथ ले गए, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल सका है। पीड़िता पत्नी ने अपने पति की सुरक्षा को लेकर गंभीर आशंकाएं जताई है। महिला का कहना है कि उसे फर्जी एनकाउंटर का डर सता रहा है, इसलिए उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। महिला के अनुसार घटना के दौरान आसपास कई लोग मौजूद थे और घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरे पूरी तरह घटना कैद होने की संभावना भी है। पीड़ित पक्ष ने मामले की निष्पक्ष जाँच कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या सफाई देती है और जाँच किस दिशा में आगे बढ़ती है। मेरा नाम नूरे सबा है। मेरे आदमी को रईस अहमद को पुलिस वाले
घर से उठा के लेके गए। ये मोहल्ला के यहाँ वाले आदमी देखे हैं कि चौराहा पर कैमरा सीसी लगा हुआ है। प्रशासन से मेरा मांग है कि उनको इनकाउंटर न दिखाया जाए, सादे ड्रेस से पुलिस वाले आए, उनका इनकाउंटर न दिखाया जाए। जो पहले का मुकदमा है उसमें मतलब अपना चालान भेज सकते हैं। मेरा नाम नूरे सबा है। मेरे आदमी को रईस अहमद को पुलिस वाले। वहीं अमेठी में इस संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना शुकुल बाजार थाना क्षेत्र के निरहीगढ़ गाजीपुर मार्ग पर जल निगम टंकी के पास की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने पेड़ से शव लटका देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान गाजीपुर निवासी अधेड़ व्यक्ति के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों को लेकर हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। वहीं कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाना क्षेत्र अंतर्गत कटैया इलाके में नदी के अंदर पोकलैंड मशीनों से अवैध बालू खनन किए जाने के वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि खुलेआम मशीनों से नदी की धारा के भीतर से बालू निकाला जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अवैध खनन से नदी का प्राकृतिक स्वरूप लगातार बदल रहा है और जलधारा के अंदर गहरे गड्ढे बनते जा रहे हैं। इससे परिस्थिति की तंत्र को पर खतरा बढ़ गया है और भविष्य में बाढ़ का जोखिम भी बढ़ सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन कागजों में छापेमारी और कार्रवाई दिखाती है, लेकिन धरातल पर अवैध खनन लगातार जारी है। खनन माफिया और संबंधित अधिकारियों के बीच संगठन के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद अवैध खनन पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं तेज हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।